नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 वीडियो में से आज आप छठा वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, इस सीरीज की जो सभी पीडीएफ हो गई, यानी 30 के 30 पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है हिंदी में अलग दिया जाता है और अंग्रेजी में अलग दिया जाता है ना। और इनके जो कॉस्ट रखे गए हैं 49 रुपया रखे गए हैं। तो इन सभी 30 पीडीएफ आप दोनों भाषा में प्राप्त करेंगे मात्र 49 रुपये के अंदर। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, ये मोबाइल नंबर जो देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सेम मोबाइल नंबर का, व्हाट्सअप अकाउंट का। तो आप लिंक क्लिक करके भी मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे को लेना हो पीडीएफ या कंटेंट वही बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा भी टाइम कीमती है और आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो टाइम ख़राब ना करें, लेना हो तभी। और वहाँ पे तो सब कुछ आप देख ही रहे हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वही कंटेंट आपको हूबहू मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे डेंटिंग पेंटिंग ये सब बहुत कम आता है, आता ही नहीं, ना के बराबर आता है। मैं भी जानता हूँ मेरा थंबनेल देखने में अच्छा नहीं लगता है, पीडीएफ की जो बनावट है वो बॉर्डर वगैरह थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ कंटेंट पे विश्वास करता हूँ। जिनको कंटेंट भाता है वो लेता है ना। नेक्स्ट वीडियो की जो आपका टास्क है, जैसा कि इस सीरीज में टास्क दिया जाता है आपको ई बुक से, तो 75 से 100 पेज आपके करने हैं। पिछले क्लास में हमने टास्क आपको दिया था 60 से 75 पेज के बीच, जहां से आप यह 25 क्वेश्चन क्यूज के माध्यम से ऑनलाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे भी क्यूज अरेंज करा दिया है, तो आप टेलीग्राम की क्यूज ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्यूज देख लेते हैं पहले, जो 60 से 75 पेज ई बुक से लिया गया है बेतरतीब, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस खेल को 2028 में के लॉस एंजलिस में होने वाली ओलंपिक में हरी झंडी दे दी है। यानी 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगी, चूंकि 2024 में पेरिस में हो रहा है, 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, तो वहां पे कौन से 2 खेल को पहली बार शामिल किया जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस जनजातीय समुदाय की तादाद सबसे अधिक थी। मंगला भट्ट को 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा और कितने सदस्य शामिल थे। मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी टैक्स संग्राहक को क्या कहा जाता था। 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अदिति गोपीचंद स्वामी, देखिए एक है आपका अदिति अशोक जो गोल्फर है, यह अदिति गोपीचंद स्वामी है। इन बहन का संबंध किस खेल से है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है। त्रिवेंद्रम भी सुरेंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। भारत में पश्चिमी तट के मुख्य कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं। मुख्य मतलब जो भाई मुख्य बंदरगाह में आते हैं, क्योंकि आपको बताया हूं मैं कि इंडिया में छोटे छोटे बंदरगाह तो 200 से भी अधिक हैं, तो सबको आप क्या ढूंढते फिरोगे, नहीं। मुख्य बंदरगाह जो है उसमें से पश्चिमी तट पे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन कौन से 3 रोग के रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं। प्रसिद्ध सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी। भारत में तीसरे सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है। प्रसिद्ध सर्किट सब कप का संबंध किस खेल से है। पश्चिमी विक्षोभ की घटना किस सागर में उपज होती है ना। अपने अपने आंसर कोई गूगल पुगल नहीं करेगा भाई, है ना। अगर पढ़े हो तभी जवाब देना, बाद में कि अगर आप मेरे कहने से नहीं पढ़े तो गूगल आपको क्या ही पढ़ा देगा। ठीक है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालने हेतु इनकम से क्या घटाया जाता है। आईसीसी अंडर 90 पुरुष वर्ल्ड कप के विजेता भारत पहली बार कब बने थे, बता दूं कि 5 बार विजेता बने हैं। भारत में पहली परमाणु घर तारापुर की स्थापना कब हुई थी। बास्केटबॉल खेल में कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। स्क्रॉल पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ टच में है। ऋषिकोंडा समुद्री बीच किस राज्य में स्थित है। ये 25 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कहाँ मिलता है, तो जो मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में दूंगा वहां पे आंसर जो है साथ में राइट करके दूंगा। और 2-3 दिन के बाद एक अलग से क्लास आती है, जो भी आपका ऑनलाइनर करवाया रहता हूं उसको एक वीडियो में लपेट देता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो हर तरीके से इस बार मैं आपको जो है वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जहां आप जाना चाहते हो। जिन भी भाई बंधुओं को, है ना, टुडे एग्जाम का कंटेंट चाहिए, अभी 3 एक्टिव प्लान चल रहे हैं। एक तो आपका रेलवे का क्लास चल रहा है, इस रेलवे की क्लास सभी एग्जाम पे एप्लीकेबल होगा। आरपीएफ टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एलपी वगैरह, ग्रुप डी वगैरह, है ना। इसमें आपको
30 क्लास आएंगे, जिसमें अधिकांश वेटेज जो क्वेश्चन का रहेगा साइंस स्ट्रीम रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 49 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा जो क्लास आप देख रहे हैं ये बाइलिंगुअल है, इसमें भी 30 वीडियो आएंगे, 49 रुपये में अवेलेबल है आपका PDF। इसके अलावा ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये टास्क मास्टर है, जहाँ से टास्क दिया जा रहा है। ये ई-बुक है भैया, इसमें टोटल पेज की बात करें 447 है। पेज की बनावट आपके सामने इस प्रकार से है। 15 पेज मैं हर दिन आपको टास्क देता हूं, 30 वीडियो कराऊंगा, 15 तिया 45, 450, 447 को ओवरलैप कर गया, यानी एक बार तो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि 15 पेज में 25 क्वेश्चन ही है, 15 पेज में तो सैकड़ों क्वेश्चन है फैक्ट मिला के, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन कम फैक्ट ज्यादा, और यही फैक्ट आपके एग्जाम में दिखते हैं। ठीक है, तो 25 लिए गए हैं, तो उस 25 को बनाने के लिए आपको जो दिए गए पेज है वो आप अच्छे से पढ़ते होंगे, तो एक बार मैं तैयारी कराऊंगा और एक बार खुद कर लेना, है ना। तो इतने कर लेना। अगर ई-बुक आप अच्छे से याद कर रख पाते हैं तो आपको एग्जाम में एक बेहतर लुक मिलेगा अन्य स्टूडेंट के तुलना में। ये आप खुद ही भाप पाओगे जब एग्जाम आएगी। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 के उपविजेता कौन रहे, रनर अप की बात हो रही है ना। तो ये रहा भैया अपना पाकू पाकिस्तान। ये परसों या चौथे रोज की बात है, 11 मई की बात है, रिजल्ट आया था सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024। इसमें जो विजेता रहे हैं ये जापान रहे हैं, और जापान पहली बार विजेता रहे हैं, और जब भी कोई चीज पहली बार होगा तो आपके एग्जाम में दिखेंगे। इसके अलावा सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत कब होती है, 1983 में होती है। जब यह शुरू हुआ था तो ये बाइनियल था, मतलब 2 साल में एक बार कराए जाते थे, द्विवार्षिक प्रतियोगिता हुआ करता था। लेकिन 1999 से यह जो है हर साल आयोजित करवाए जाते हैं। और कहां पे आयोजित करवाए जाते हैं, तो मलेशिया के अंदर आयोजित करवाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा एसएससी की भारत सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट अब तक कितनी बार जीत चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं कहना है, सीधे कहना है 5 बार जीत चुके हैं, 5 बार रह चुके हैं भारत विजेता। और सेकेंड सबसे सफल है ना टीम है आपका सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिहाज से। सबसे अधिक बार कौन जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया। कितने बार जीते हैं दादा, 10 बार जीते हैं। ठीक है, भारत आखिरी बार कब जीता था सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, 2010 में, और पहली बार कब जीता था, 1985 में। ठीक है भैया, और टोटल बार कितने जीते हैं, 5 बार। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता कहां होती है, मलेशिया में। अब देखिए संस्थान का मिलान जिसका गलत है वो आपको पहचानना है। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, मेरी जो है ड्यूटी है भैया, है ना। चलते हैं, इवनिंग ड्यूटी है ना। तो ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 1990, भारतीय ओलंपिक समिति 1927, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929, भारतीय खेल प्राधिकरण 1984। इसमें जो गलत है पहला गलत है, और पहला गलत होने के नाते ही आपका आंसर है, क्योंकि जो गलत है वही आंसर चुनना है। अब आते हैं बात वाली बात पे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था। जैसे नरेगा एक्ट आपका आया था भैया 2005 में, है ना। लेकिन इस एक्ट पे अमल करते हुए जो नरेगा की स्थापना हुआ था वो हुआ था 2006 में, और इसी का बदला हुआ नाम था 2009 में मनरेगा। उसी प्रकार से अधिनियम पहले आता है, कोई भी चीज अमल अधिनियम के बाद में होता है। तो पहले राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था। इसी के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, और जब स्थापना हुई तो उस समय जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी ये जयंती पटनायक जी बनी थी। और वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जी हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, आपको याद होगा 10 बार तो मैंने कराया होगा, और एसएससी कम से कम 5 टाइम तो पूछा मात्र 6 महीने के अंदर कि भाई आपको जो है ई शक्ति योजना किस संस्था के द्वारा चलाए जाते हैं। ई शक्ति योजना नाबार्ड के द्वारा, है ना। ई शक्ति योजना क्या था, जो गांव में आपका स्वयं सहायता समूह होता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। और नाबार्ड क्या होता है ये आप सभी जानते हैं कि 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पे बसाया गया था। और वर्तमान में केजी सजी जो है ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, चिंताला साहब का स्थान लिए थे, और ये कृषि सेक्टर में सर्वोच्च संस्था होते हैं नाबार्ड। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा भारतीय ओलंपिक समिति 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापित किए गए थे और प्रथम अध्यक्ष होने का श्रेय भी सर दोराबजी टाटा को ही दिया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा मैडम है और पीटी उषा मैडम को आप पयोली एक्सप्रेस कहते हैं। और पीटी उषा मैडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार महिला अध्यक्ष के तौर पे इसमें कार्यभार संभाली है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो साई की स्थापना है ये 1984 में किया जाता है। अब वर्तमान समय में साई के पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जस्ट लाइक नीति आयोग, नीति आयोग में भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में, है ना। पहला अध्यक्ष कौन बने थे, आर ग्रैंट गोवन बने थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिनी साहब हैं और सचिव कौन है, जैसा है। ये बीसीसीआई की बात हो गई। जो भी घरेलू श्रृंखला है इंडिया स्तर पे, ये आईपीएल है ना, ये सभी के सभी बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR है ना, तो इसकी स्थापना 1929 में किया गया था। जब इसकी स्थापना होती है उनका नाम रहता है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुआ था, है ना। बाद में इसकी नाम जो है, आधुनिक नाम जो आप देख रहे हैं ICAR हुआ था, भी ICAR का एग्जाम भी हुआ था। इसके अलावा इंपीरियल एक बैंक भी है जो 1921 में बसाए गए थे और इसी को रिप्लेस करके 1955 में SBI बना था, जिसका अभी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। आप लोग जानते हैं इसका बैंक कौन है, SBI। इसके अलावा जो आपका ICAR होता है, आकार होता है, इसमें जो आपका अध्यक्ष होता है ये केंद्रीय कृषि मंत्री साहब ही होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है PM जनमन योजना, सही देख रहे हैं आप, ये जनधन नहीं है, ये है जनमन योजना है। ठीक है, तो PM जनमन योजना कितने मिनिस्ट्री या मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो आया था वो भी एक मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं, एक से अधिक मिनिस्ट्री जो है उसमें वर्क करते हैं। इसी प्रकार से ये PM जनमन योजना जो 2023 में लेटेस्ट योजना है ना, तो इसमें 9 मंत्रालय एक साथ मिलके जो है इसे चलाते हैं। ठीक है भैया, ये शुरुआत 2023 में झारखंड से हुआ था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा PM जनमन योजना का पूर्ण रूप क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना की प्रमुख उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना केंद्र सरकार के 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आगे बढ़ाते हैं या 11 महत्वपूर्ण मुद्दा पे काम करता है, जैसा आप समझ सके। इसके अलावा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या PM सूर्योदय योजना, सेम इसी का नाम है, या फिर आप कहिए रूफटॉप योजना या फिर आप कहिए कुसुम योजना। ये तीनों के तीनों योजना किसी न किसी रूप में सोलर व्यवस्था से संबंधित है। किसी न किसी रूप कहने का मतलब है कि जो सूर्योदय योजना है ये छत पे सोलर पैनल लगाएंगे, वहीं जो कुसुम योजना है वो किसानों को जो उनका इक्विपमेंट होता है खेती करने वाला, वो सौर आधारित बिजली से संचालित वाला मतलब प्लान था। ठीक है, तो ये जो है सोलर वाला योजना हो गया, रूफटॉप, कुसुम और सूर्योदय। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में आया था, मोदी साहब के द्वारा चलाया गया था। यह कारीगरों पे लागू होता है। कारीगर मतलब जैसे बढ़ई हो गया और भी जो भी कारीगर है फर्नीचर वगैरह का काम जो भी करते हैं घर बनाने का, उन पे लागू होता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी कहानी थोड़ी अलग है। 2015 में यह शुरू हुआ था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर 2016 में इसका 2.0 योजना शुरुआत हुई और अभी 3.0 भी इसकी शुरुआत हो गई है। ये 2021 से हुआ है, तो जैसा पंडित देखिएगा वैसा पूजा कीजिएगा, है ना भैया। अगर खाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूछ रहा है तो आपका आंसर 2015। 2.0 पूछ रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 तो 2016, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 पूछ रहा है तो 2021, है ना भैया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। मैक्सिमम लोन की सीमा कितनी है, 10 लाख। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री योजना है ना, PM श्री योजना स्कूल वाला, तो ये आपका 2022 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022 में आया था। स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया था। लेकिन अगर बात करें कि भाई इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है ना, प्रधानमंत्री स्वच्छ जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है शहरी,
शहरी वाला 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो 2021 में हुई। तो ये 2.0 देखेंगे तो ये भी 2021 लगाएंगे आंसर। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह 2016 में आया था और 2016 में आया था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत अगर बात करेंगे तो यह भी 2021 में होगा। ये एलपीजी वाला कनेक्शन है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, कि कौन सा पूछ रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है कि 2.0 या 2.0 भी बोलते हैं इसको लोग, है ना। इसके अलावा कोल्लम चित्रकला का संबंध किस राज्य से? देखिए कोलम जो है चावल भी होता है, कोलम चावल आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, बड़ा कोलम, छोटा कोलम, है ना। ये काफी महंगा चावल होते हैं, है ना, कोलम चावल। और अगर आपको अच्छा भात खाना है तो यही सब लेना पड़ेगा, बाद बाकी और लोअर क्वालिटी के रहते हैं चावल, है ना। तो कोलम चित्रकला का संबंध जो है ये आपके तमिलनाडु से है। महाराष्ट्र की बात कर रहा था चावल के संदर्भ में, कोलम वाली बात। अभी हम चित्रकला पे आ गए तो तमिलनाडु आंसर होता है। कोलम चित्रकला तथा तंजौर चित्रकला, ये दोनों आपके कहाँ पे मिलेंगे? तंजौर से नाम से स्पष्ट है, इसे तंजावुर भी कहते हैं। और ये आपका जो है ना, तंजौर जो बृहदेश्वर मंदिर है या राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे राजराज चोला ने बनवाया था, है ना, तो इसके लिए यह फेमस है। तो इसे ये देख के ही मार दोगे, लेकिन आपको कोल्लम जरूर याद रखना है कि ये तमिलनाडु का है। मधुबनी पेंटिंग या इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये बिहार का है। गुलर, कांगड़ा तथा पहाड़ी, ये अलग अलग चित्रकला है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वर्ली लोक कला पेंटिंग, रंगोली पेंटिंग, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। फुलकारी लोक कला पंजाब से है। और कलमकारी लोक कला और मुगलू, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह आपका लोक कला है आंध्र प्रदेश का, मुगलू और कलमकारी। फर चित्रकला तथा मंडाना, यह राजस्थान से संबंधित है। और अभी आपने देखा स्क्रॉल पेंटिंग, जो मैंने क्यूज में पूछा हूं, ये भी राजस्थान से ही है, स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक है, स्क्रॉल पेंटिंग भी राजस्थान से ही है। सुरैती और तिलंगा चित्रकला, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। कसूती चित्रकला, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कालीघाट पेंटिंग, यह कोलकाता से संबंधित है। कालीघाट पेंटिंग, है ना। अल्पना भी होता है लेकिन कालीघाट ज्यादा फेमस है आजकल। चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ प्रसिद्ध है। और जरी कार्य के लिए गुजरात के नवसारी और सूरत प्रसिद्ध है। ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आज हमने चित्रकला वाली बात यहाँ पे आपको दिखाया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? मैंने अलग अलग जो खेल है उसमें तो बता ही दिया था महिला को रिलेट करके, लेकिन यहाँ पे जम्मे की पहली बार किस महिला को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? ठीक है, तो ये मिला भैया कर्नो मल्लेश्वरी को। कब मिला? 1900 आपका 95 में मिला। उसके बाद कर्नो मल्लेश्वरी का हौसला बुलंद, और फिर जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती, है ना, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन खेल में। और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, फर्स्ट भारतीय महिला है कर्नो मल्लेश्वरी। इन्हीं को 1995 में पहली बार, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए उस समय दिया गया था। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1951-92 से हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद साहब है, जो प्रथम ग्रैंड मास्टर भी है इंडिया के। वर्तमान जो आपका 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, यानी इस पुरस्कार का वर्तमान नाम 2021 में बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। और यह किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है दिया जाता है, और यह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल वाला। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम पैरा महिला एथलीट। एक से एक बात जो है फैक्ट के माध्यम से आप कवर करोगे, जहां तक आप नहीं सोच पाते हो वहीं सोचने के लिए मैं बैठा हूं। बस आप हमारा पीछे पीछे जो है अनुसरण करते जाइए और एग्जाम को फतह करिए, है ना। अभी छोटा सा चैनल है, मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितने सिलेक्शन दिया हूं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो टच में है, नौकरी करते हुए बात करते हैं, अपने आगे की पढ़ाई के लिए मेरे से कंटेंट वगैरह लेते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ये मैं अभी बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हवा में बोल रहा है। थोड़ा दिन और बीत जाने जाइए, सबका साक्ष्य रखाऊं, दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि दिखाना क्या है, दिखाने में विश्वास नहीं करता भैया, करो, है ना। तो प्रथम महिला एथलीट है भैया दीपा मलिक। एक दीपा कर्माकर भी है, ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग हैं, दीपा कर्माकर, दीपा मलिक। तो ये दीपा मलिक को जो है पहली बार पैरा एथलीट के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार महिला में दिया गया था। हॉकी में प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्होंने मेजर ध्यानचंद प्राप्त की, ये है रानी रामपाल। अच्छा, कल या परसों जो है बत्रा, मनिका बत्रा, वो टेबल टेनिस, क्या भैया टेनिस लिखा गया था, है ना, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा।
इसके अलावा वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। यह दोनों ही बैडमिंटन खेलते हैं। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और इंटरनेशनल खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं। 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कुल 3 खिलाड़ियों को दिया गया। यह अलग है, यह मेजर ध्यानचंद वाला पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उससे यह अलग होता है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट है और इसका नाम है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। यह 3 आदमी को दिया गया है लेटेस्ट वर्जन का 2023 में। मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता सेल्वराज कबड्डी को दिया जाता है ना, दिया गया मतलब 2023 में। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड डेज अ मेमोइर के लेखक लेखिका कौन है? यह सत्यजीत रे साहब का है। सत्यजीत रे साहब सभी जानते हैं, वर्साटाइल जो है आदमी रहे हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक प्रियंका चोपड़ा जनास है। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक देवानंद साहब है। क्रैंकिंग कोड के लेखक आयुष्मान खुराना। द 7 सीन्स बीइंग मदर के लेखक आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप है। इसके अलावा प्रेगनेंसी बाइबिल करीना कपूर की पुस्तक है। अमिताभ बच्चन जीवन गाथा, ये किताब का नाम है अमिताभ बच्चन जीवन गाथा। यह पुस्तक की लेखिका पुष्पा भारती है और पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसे बोलते हैं लिंकिंग प्रोसेस से पढ़ना, ऐसे ही पढ़िए, है ना। तो ये जो 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, इनकी कृति कौन सी है? तो यादें यादें और यादें, ठीक है भाई। और इन्होंने ही अमिताभ बच्चन के ऊपर अमिताभ बच्चन जीवन गाथा नामक पुस्तक भी लिखी है। ये पुष्पा भारती धर्मवीर भारती साहब की जो है पत्नी है, सेकेंड वाइफ है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। सूर्य का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता, इनके लेखक धर्मवीर भारती साहब हैं। तो ये बहुत सारे चीज आप जानेंगे यहाँ पे। इसके अलावा वाई इंडिया मैटर्स, इस किताब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। वाई इंडिया मैटर्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर साहब है। एग्जाम के पहले या दूसरे शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, खास करके सीपीओ के एग्जाम के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसके अलावा ड्राइवन के लेखक विराट कोहली है। ड्राइवन पुस्तक के लेखक विराट कोहली है। बिलीव पुस्तक के लेखक सुरेश रैना है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर है। 281 एंड बियॉन्ड के लेखक VVS लक्ष्मण है, इत्यादि इत्यादि। अगर आपको और भी किताब पढ़ना है ना, मतलब नेता वाइज, खिलाड़ी वाइज, एक्टर वाइज, एक्ट्रेस वाइज, तो आप टॉपिक वाइज जाए ई बुक के अंदर। इसके अलावा प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, अनब्रेकेबल, है ना, ये आपका मैरी कॉम की है। इसके अलावा हाल में ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक में किया जाना प्रस्तावित है? तो ये किया जाएगा भैया फिनकेयर बैंक में। इसी क्वेश्चन को आप उल्टा भी पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है कि फिनकेयर बैंक का विलय किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया जाएगा। तो AU फाइनेंस बैंक आंसर होगा। इधर से कान पकड़िए, इधर से विलय, मतलब दोनों का योगदान होता है, तो कोई से भी एक उठा के क्वेश्चन बन सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1996 में हुआ था। उस समय यह बाइकल को खाली फाइनेंस करता था, जो भी गाड़ी वगैरह होते हैं, तो उस समय उसका नाम था AU फाइनेंसियर इंडिया लिमिटेड। बाद में 2017 में इसका फुल फ्लेज में यह जो है एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन गया और यह स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है दर्जा मिल गया इनको 2017 में, और इसकी हेडक्वार्टर रखा गया जयपुर के अंदर। अब इसमें फिनकेयर बैंक भी जो है मिल गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? भैया RBI द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अच्छा, यह जो विलय हुआ है यह भी मंजूरी कहां पे लिया होगा? तो RBI से लिया होगा। और यह विलय करने के लिए कौन सा अधिनियम है? तो भारत में बैंकों के जो विलय होते हैं वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। यह भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब, है ना, तो 1949। इसके अलावा भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, 14 बैंकों का। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण होता है यह 1980 में होता है, 6 बैंकों का। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अत्यधिक बैंकों को विलय हो जाने से अब जो है इंडिया में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक शेष बचे हैं? तो मात्र 12 बैंक शेष बच गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बैंक कौन सा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, है ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है वर्तमान में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। इसी का बदला हुआ नाम SBI है, यानी इंपीरियल बैंक को ही SBI बनाया गया था 1955 में। पूर्व में जो है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय हो गया है। इसके अलावा केनरा बैंक के अंदर
अंदर सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था, इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं। भारत के कुछ अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इत्यादि इत्यादि। देखिए इससे क्वेश्चन एक और लेवल में पूछा जाता है छोटे छोटे एसएससी के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं है। तो आप वही 12 चुन लोगे जो गिनी चुनी और ज्यादा नाम सुनते होंगे आप, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी है ना, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। बाद में की प्राइवेट बात करेंगे तो आरबीएल हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, सारस्वत हो गया, शीतला हो गया। इसके अलावा और भी आएंगे तो बहुत सारे स्मॉल बैंक है, सारस्वत भी बता ही दिया है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर के ये सब बैंक हो जाएंगे। प्रत्येक सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाए जाती है? हाँ हल्के में मत लेना, ऑप्शन दे दिया हूं इसीलिए, है ना। तो इसका आंसर होगा भैया जीन, ठीक है। डीएनए नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, डीएनए आरएनए नहीं होगा। हालांकि लफ्ज मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर जीन होगा इसका, है ना। प्रत्येक सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जीन होता है। जेनेटिक्स के अंदर आप किसकी अध्ययन करते हो? आनुवांशिकी विज्ञान की अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। लेकिन अगर जोर डाल के आपसे पूछे कि भाई आधुनिक आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए किस का प्रयोग किया था? तो फल मक्खी जो आपका फ्रूट फ्लाई होता है ना, उसका नाम ड्रोसोफिलिया था, उन पे प्रयोग किया था पहले टीएच मॉर्गन ने। और ग्रेगरी मेंडल आनुवंशिकता को सिद्ध करने के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। तो दोनों का अलग अलग है ना। प्रत्येक सजीव में आनुवंशिक पदार्थ जीन के रूप में होता है। जीन शब्द का पता किसने लगाया था? तो जोहानसन, है ना। इसके अलावा आनुवंशिकी गुण में के वाहक, आनुवंशिक के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके वाहक कौन है? क्रोमोसोम होते हैं। मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़ी यानी 46 होता है, जिसमें 22 जोड़ी जो है ये फिक्स है, एक्स वर्जन है, और प्लस यहाँ पे एक्स मादा के तरफ से रहता ही रहता है। यहाँ पे क्या फील होता है? उस पे जो है शिशु का लिंग निर्धारण होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस व्हाट के जगह पे अगर वाई आ जाता है, पिता से डोनेट होता है, तो उत्पन्न होने वाला संतान जो है मेल होता है, और अगर एक्स ही डोनेट करता है तो एक्स एक्स मिलके फीमेल हो जाता है। ठीक है भैया। प्रत्येक सजीवों में आनुवांशिक इकाई डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म भी आता है डॉक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सीधा सीधा डीएनए को आप सजीव की जीवन या फिर सजीव का या फिर जीवन का ब्लूप्रिंट भी कह देते हो। देखिए आरएच व्हिटकर ने सजीवों के 5 भागों में बांटे थे, ये आपके सामने हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया हो। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थ्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म, ये सब अलग से जो कंफ्यूजन आपका रहता है वो दूर किया हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। लोकसभा के मानसून सत्र की अवधि कब से कब तक होती है? देखिए लोकसभा की जनरली 3 सत्र होती है साल में। तो जो मानसून सत्र होते हैं ये सेकेंड सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र के पहले होते हैं। तो इसकी जो अवधि है ये जुलाई से सितंबर के मध्य रखा जाता है। वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला बजट सत्र यह फरवरी से लेकर माफ करना दोस्तों, मई के बीच होता है। मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर के मध्य, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के मध्य आयोजित किए जाते हैं। पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में किया गया था, लेकिन पहली लोकसभा जब सेलेक्ट होकर अस्तित्व में कब आया था? तो आप कहोगे 13 मई 1952 में आया था। लोकसभा के पहले चुनाव में कितने दल ने भाग लिया था? तो 14 दल ने भाग लिया था। ई बुक का ये पहला क्वेश्चन है, ई बुक का ये वाला जो है ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। हालांकि इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन एक आध बात ऐसे है ना चाहते हुए भी रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है पास करवाना है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। भारत का संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र कितने? 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा
संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 79 है। राज्यसभा से 80 और लोकसभा से 81। इसे हमने सरल नाम दिया था संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नोट, अनुच्छेद 79 के अनुसार ही लोकसभा को निम्न सदन बताया गया है। भारतीय संसद के एसएससी जीडी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा लोकसभा में अधिकतम 550 सीट हो सकती है, पहले 552 लेकिन अब 550, जैसे कि 104वां संविधान संशोधन इफेक्टिव हुआ तब आप जानते ही होंगे। इसके अलावा वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो जाएगा और 4 जून को शायद वोट काउंटिंग होगी और अगले सरकार बनेंगे। ठीक है, 18वीं लोकसभा चलेगा जिसकी अवधि 24 से 29 रहेगा। ठीक है भाई, अभी चुनाव चल रहा है, कल हम खुद ही वोट डालने गए थे। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना। और इसके अलावा जो स्पीकर होता है वो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस पे अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर और उपाध्यक्ष अनंत संयम साहब थे। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष के पोस्ट पे रहने वाले बलराम जाखर। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, वर्तमान वाला। लोकसभा में कार्यवाही हेतु गणपूर्ति कोरम है 1/10 यानी कुल सदस्य का 10वां भाग। अगर आपका 52 सदस्य आ गए तो कार्यवाही स्टार्ट होगी। संसद के निम्न सदन लोकसभा है। कार्यकाल कितना होगा भैया? तो ये आपका जो है 550 का 52 थोड़ी होगा, 55 होता है जी। ठीक है, 55 होगा, है ना। इसके अलावा अभी 543 पे चल रहे हैं ना। इसके अलावा कार्यकाल क्या है भैया? संसद के निम्न सदन होता है कार्यकाल, एक सेकेंड, संसद के निम्न सदन लोकसभा, अच्छा, संसद के निम्न सदन लोकसभा का कार्यकाल एकमात्र बार 6 वर्षों के लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसी में मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 के अनुसार किया जाता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने के लिए ऑथराइज पर्सन कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर साहब करते हैं। आरुषि मुद्गल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये ओडिसी से है। ओडिसी नृत्य जो है देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है। आधुनिक स्वरूप या फिर पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है ये गुरु केलुचरण महापात्रा को दिया जाता है। गुरु केलुचरण महापात्रा को 1974 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण तथा 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था। गुरु केलुचरण महापात्रा के द्वारा 1994 में उड़ीसा में, है ना, ओडिसी नृत्य के कायाकल्प के लिए या फिर ट्रेनिंग देने के लिए या सिखाने के लिए सृजन नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के अन्य कलाकारों में आएंगे मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, इलियाना सिस्टारिस्टी इटली के हैं, है ना, इंद्रानी रहमान ये भी भारतीय मूल के विदेशी, किरण सहगल, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, रानी कर्ण, दुर्गाचरण, रणवीर सुरेंद्रनाथ, जीना, है ना, गुरु गंगाधर प्रधान, गुरु मायाधर राउत, माधवी मुदगल, है ना। दुर्गाचरण रणवीर अलग है, सुरेंद्रनाथ जीना अलग है। ठीक है, जेना जो है ना, जेना जैसे अभी आपने किशोर जेना का नाम सुना होगा, भाला फेंक के खिलाड़ी है, वैसे ही जेना है, ये जीना नहीं है, जीना तेरे बिना नहीं है, ये है जेना, है ना। तो ये सभी के सभी कहां से है भैया? ओडिसी नृत्य से है। देखिए ओडिसी नृत्य में महापात्रा सरनेम को पकड़ के रखिएगा। इसके अलावा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है भरतनाट्यम, इसे सादिर अट्टम भी कहा जाता है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया। सत्रिया नृत्य सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। अब हम थोड़ा सा ट्रिक के इधर चलते हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेगा। ट्रिक है कि भैया महाराज सरनेम रहे तो कथक में जाना है, सिंह सरनेम या झावेरी बहन रहे तो मणिपुरी में जाना है, रेड्डी सरनेम रहे तो भैया बोरबयान कुचिपुड़ी में जाना है, बोरबयान और सैकिया सरनेम रहे तो सत्रिया में जाना है, इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए कौन से खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है? तो यह घुड़सवारी है। हालांकि यह कोई सिंगल आदमी नहीं, संयुक्त प्रयास से हुआ, लेकिन घुड़सवारी में भारत को 41 साल के बाद स्वर्ण पदक हाथ लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियाई खेल की शुरुआत 1951 दिल्ली में ही पहली बार कराई गई थी और भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब होती है? 1982 में होती है। इसी 1982 के एशियाई खेल में भारत को आखिरी बार जो आपका घुड़सवारी है उसमें गोल्ड मिला था। तब से लेकर गोल्ड का कोटा घुड़सवारी के अंदर सूखा हो गया था। जो 2023 में यानी जो 2022 वाला एशियाई खेल 23 में कराया गया उसी में फिर से गोल्ड जीत गए घुड़सवारी के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर होगा आपके एग्जाम के लिहाज से, ध्यान
रखिएगा। इसके अलावा 2026 के एशियाई खेल का आयोजन जापान के नगोया में होगा। 2023 में जो एशियाई खेल हुआ वो कहाँ पे हुआ? चीन के अंदर हुआ। इसके शुभंकर में 3 रोबोट के रखे गए थे, लिनचेन, कैंग, इस प्रकार से नाम था ना। इसके अलावा आदर्श वाक्य क्या था? हार्ट हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये आदर्श वाक्य था। और जो आपका ऑफिशियल थीम रखा गया था सॉन्ग, है ना, वो क्या था? विथ यू एंड मी, है ना, विथ यू एंड मी। तो ये अलग अलग बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन पटक देते हैं एग्जाम के अंदर। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह तथा लवलीना बुरगोहन, समापन समारोह में ध्वजवाहक PR श्रीजेश हॉकी थे। इसके अलावा भारत में पहला स्वर्ण पदक शूटिंग टीम में प्राप्त किया था। इस खेल की बात हो रही है, 2023 एशियाई खेल में बात हो रही है कि पहला स्वर्ण पदक किस में आया, तो पुरुष टीम जो है आपका शूटिंग यानी निशानेबाजी में जीते थे स्वर्ण पदक। 19वें एशियाई खेल यानी ये जो 2023 में है, क्रम में 19वां था। 19वां एशियाई खेल में सबसे अधिक पदक भारत के लिहाज से किस खेल में आए? तो एथलेटिक्स में 29 पदक आए। लेकिन विचार कीजिएगा, सबसे अधिक गोल्ड की बात करेगा तो निशानेबाजी में 7 गोल्ड आया। ठीक है भाई। इसके अलावा कुल 107 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान हासिल हुआ था भारत को। इसके अलावा प्राचीन महाजनपदों में वत्स महाजनपद की राजधानी आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश के किस भाग को कहा जाता है? तो जो आधुनिक समय में वत्स महाजनपद का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाली भाग है, इलाहाबाद वाली भाग है। ठीक है। प्राचीन समय में कुल 16 महाजनपद का वर्णन, है ना, आपका अष्टाध्यायी में मिलेगा जो पाणिनि ने लिखे हैं, या बौद्ध या फिर अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, या फिर जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलेगा। ठीक है। तो यह 3 जगह आपको स्रोत मिलेगा जहां पे आपके महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रमुख ग्रंथ है। लेखक कौन है? पाणिनि। इस ग्रंथ में 16 से अधिक महाजनपद का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक कितने महाजनपद हमें पढ़ना है? तो 16 ही पढ़ना है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। इसीलिए इन तीनों किताब भी अगर दिया रहे और आपसे पूछे कि भाई 16 महाजनपद का वर्णन किस किताब में मिलता है, तो आपको अंगुत्तर निकाय ही मारना है, न कि आपको भगवती सूत्र और आपका अष्टाध्यायी। समझ गए? आई होप मैं क्या समझाना चाहता हूं। है तीनों में चर्चा, लेकिन जो ऑथेंटिक वाला 16 महाजनपद हमें पढ़ना है उसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में किया गया है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित महाजनपद देख लेते हैं। काशी, यह बनारस, आज भी बनारस है। इसके अलावा वत्स इसकी राजधानी, कौशाम्बी आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाली भाग, पंचाल राजधानी कांपिल आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, चेदी इसकी राजधानी बांदा, बांदा महोबा, है ना, ये सब जो है आपका बुंदेलखंड वाला भाग है। इसके अलावा मल्ला, मल्ला की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर आधुनिक उत्तर प्रदेश, जहां पे महात्मा बुद्ध अपने अंतिम सांस भी लिए थे। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती आधुनिक अयोध्या। इसके अलावा कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था आधुनिक उत्तर प्रदेश, और हरियाणा के कुछ पार्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा बिहार क्षेत्र में स्थित आपका जो महाजनपद था वो देख लेते हैं। जैसे अंग की राजधानी थी चंपा, यह आधुनिक मुंगेर व भागलपुर वाला इलाका है। मगध की राजधानी राजगीर, ऑप्शन में राजगीर नहीं रहने पर पाटलिपुत्र भी कर सकते हो मगध की राजधानी में। ठीक है भाई, मगध की राजधानी अगर राजगीर नहीं है ऑप्शन में तो पाटलिपुत्र आप लगा सकते हो ऑप्शन में। राजगीर के जगह राजगृह भी लिखा रहता है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गलत नहीं है। यह आधुनिक समय में बिहार के पटना और गया क्षेत्र है। बज्जी, ये राजधानी वैशाली, वैशाली खुद है अभी बिहार में, है ना। इसके अलावा अवंती महाजनपद, है ना, इसकी राजधानी था उज्जैन या महिष्मती भी कहते हैं। उज्जैन को आप कहां पाओगे? तो महाकाल लोक में पाओगे। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है भाई, कितना टाइम हो गया? इसके अलावा हाँ दोस्तों, तो हम लोग कहाँ थे? देखिए 2 लॉट में वीडियो बना पा रहा हूँ, टाइम के अभाव होने के कारण मैं रोक दिया था और करीब 4 घंटे के बाद फिर से बनाने आ गया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024, है ना, भारत के अलावा और कौन से 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? जो IMT ट्रिलेट है इसमें भारत तो साथ में रहते ही हैं, इनके अलावा 2 देश हैं, तंजानिया और मोजाम्बिक। जनरली जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो क्या होता है कि 2 देशों के बीच में होता है या फिर मल्टी देशों के बीच में होता है, बहुपक्षीय होता है। लेकिन ये त्रिपक्षीय है आपका IMT ट्राइलेट 2024, तंजानिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच होती है। ये कहाँ पे संपन्न हुई है? तो इस बार तंजानिया और मोजाम्बिक मपूतो में संपन्न हुई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 या फिर सीधा 24, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आपका दस्तलिक होता है ना, जो प्राचीन है। मित्र शक्ति, गरुड़, गरुड़ शक्ति, हैंड इन हैंड, सूर्य किरण, ये सब बहुत पुराना हो गया है। अजय वारियर,
ये सब मैं पुराने श्रेणी में रखा हूँ जो आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। जो नए श्रेणी के हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ई बुक ही काफ़ी होगा आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको रिफ्रेश रखने के लिए और जो 2 महीने का गैप है एग्ज़ाम में उस तक अपडेट रखने के लिए ये सीरीज़ आप लोगों के लिए चालू किया गया है। भारत और मालदीव के बीच अभ्यास दोस्ती 16 होता है। इसमें भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है, ये भी त्रिपक्षीय है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धीनोधर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए धीनोधर की पहाड़ी जो है ये सीपीओ ने भी पूछा, सीजीएल ने भी पूछा और जीडी ने भी पूछा। ये गुजरात में स्थित है। अब गुजरात में क्या कुछ है, हम सारा कुछ को देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ ये केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपने, है ना, हापुस आम का नाम सुना होगा, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी साइड में काफ़ी चलती है, ठीक है। महाराष्ट्र, रत्नागिरी, गोवा वगैरह में भी चलता है। हापुस आम काफ़ी फेमस होता है। एक आम का नाम आपने सुना होगा आम्रपाली, ये आज भी पूछा जाता है। ये बौनी प्रजाति के आम का फसल है जो बहुत ज़्यादा लंबा पेड़ नहीं होता है और बहुत दिन तक फल नहीं देते हैं, लेकिन बहुत छोटे से फल देना स्टार्ट कर देता है। एक अल्फांसो होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है अल्फांसो, जैसे लग रहा है कि घास है, लेकिन ये भी आम का एक जो है प्रकार है। तो ये कुछ आम है जो अपने जगह पे फेमस है ना। जैसे अपना बिहार का मालदा आम है जिसे महाराष्ट्र में लंगड़ा कहा जाता है, ये भी फेमस है। तो यहाँ पे गुजरात में जूनागढ़ है जो केसर आम के लिए फेमस है, जैसे बता दिया हूँ नॉलेज के लिए, लेकिन काम आ सकती है भाई। आम से भी क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं ना, आम्र वर्षा भी पूछे जाते हैं। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है आप लोग बताना। साउथ में होता है, ये प्री मानसून वर्षा है जो फसलों के लिए अच्छा होता है। गुजरात में आपका काठियावाड़ी प्रायद्वीप मिलेगा, कच्छ के रण मिलेंगे, भुज मिल जाएंगे, धौलावीरा मिल जाएंगे, है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर मिल जाएगा, पालीताना का जैन मंदिर मिल जाएगा, सोमनाथ मंदिर मिल जाएगा, गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, लोथल हड़प्पा कालीन साइट मिल जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी मिल जाएगा इत्यादि। ये सभी गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो श्वेत क्रांति सबसे पहले आई थी जो दूध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है, इससे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन, है ना, फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है, चलाया गया था। बर्गिज कुरियन इसके सूत्रधार थे। तो ये भी शुरुआत भारत में गुजरात राज्य ही मानी जाती है। जैसे हरित क्रांति के लिए आपका, है ना, पंजाब राज्य मानी जाती है। देखिए गुजरात में भद्रेश्वर जैन मंदिर भी है। अभी आपने पालीताना का जैन मंदिर देखा, है ना। माउंट आबू में एक जैन मंदिर है जो राजस्थान के अंदर है, और एक समेध शिखर जैन तीर्थस्थल आपका कहाँ पे है, झारखंड पारसनाथ की चोटी में है। तो ये सभी बातें जो है आप जोड़ते चले जाएंगे, काम बनता चला जाएगा। इसके अलावा मांडवी बीच, बीच मतलब मिडिल में नहीं भैया, बीच मतलब समुद्री किनारा जो होता है, मांडवी बीच ये और शिवराजपुर बीच, ये दोनों बीच आपको गुजरात के अंदर फेमस है, देखने को मिलेगा। देखिए मांडवी नदी भी है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनके अलावा प्रसिद्ध इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसे आप कार्डेमम हिल या इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की लगभग लंबाई जो है 1600 किलोमीटर के करीब होते हैं। पश्चिमी घाट भारत का जो है 4 हॉट स्पॉट में से एक प्रमुख है ना। ये सब बात ध्यान रखेंगे, काम आएगी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बेल्ट में जो भी नदियाँ बहती है सभी आपको लगभग पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं, जैसे कावेरी वगैरह हो गया, तुंगभद्रा, भीमावती, हेमावती, काबनी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सभी, है ना। प्रसिद्ध नीलगिरी की चोटी जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, छोटी लिखा गया है, मैं आपको सही करके दूंगा पीडीएफ में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है ये तमिलनाडु, जो भी शेप पे अपने नक्शा में स्थित है, ये तमिलनाडु वाला पोर्शन। तो यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता हुआ दिख रहा है, तो नीलगिरी पहाड़ी नाम दिया गया है कि यहाँ मिलता है। इसके अलावा बराबर का गुफा कहाँ पे है, ये बिहार में है, बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब स्थल है। राजगीर भी बिहार में है। केसरिया स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये भी बिहार में है ना। जो गोल घर है ये पटना बिहार में है। जो आपका पत्थर की मस्जिद है ना, पत्थर की मस्जिद ये परवेज ने बनाया था, यह भी बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर है। तो ये कुछ एक चीज़ बिहार के अंदर है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बोरा का गुफा, अरकू घाटी, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। पापीकोंडा वगैरह ये सभी के सभी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएंगे। भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी का गुफा, चंद्रगिरी का गुफा, ये सभी के सभी आपके एमपी के अंदर हो जाएंगे। देखिए एमपी में सांची का स्तूप भी फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है। खजुराहो का मंदिर, अभी मैंने बताया था कि कहाँ खजुराहो कहा जाता है, तो पिछले क्लास से एक क्वेश्चन दागता हूँ, राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये उदयगिरी का गुफा मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा में भी है, तो दोनों जगह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन रहा है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। वैसे स्पेशल खजुराहो मंदिर जो है ओरिजिनल वाला वो चंदेल शासक ने बनवाए, जो आपका मध्य प्रदेश में है। और उस खजुराहो प्रांगण में सबसे बड़ी मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, और ये नागर के साथ साथ पंचायतन शैली में भी बनाए गए हैं। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के प्रथम जल स्रोत गणना में सबसे अधिक जल किस राज्य में चिन्हित किए गए हैं। देखिए जो जल शक्ति मंत्रालय ने जल स्रोत गणना अभी किया है, जैसे पहली बार ये हो रहा है तो आपके एग्जाम में आएगी। जैसे आपने देखा कि बिहार में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ तो काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, उसी प्रकार से ये जल शक्ति मंत्रालय ने जल स्रोत की गणना करवाया है कि भाई भारत के किस राज्य में कितने जल स्रोत अवेलेबल है और किस रूप में अवेलेबल है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल स्रोत इन्होंने पाया है अपने, है ना, रिपोर्ट के अनुसार या फिर जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जलदूत एप्लीकेशन। ये जलदूत एप्लीकेशन क्या करता था कि गांव खेरे में जो कुआं है ना, उस कुआं में, है ना, जल का वाटर लेवल मापता था। लेवल माप रहा है, कुआं कटोरा जैसे जरूर बन गया होगा, भैया चित्रकला मेरा बहुत कमज़ोर है ना, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय जलदूत एप्लीकेशन के तहत क्या करता था, तो कुआं में वाटर लेवल को मापता था, जल स्तर को मापता था। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में लगभग 14.5 लाख जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें 97% ग्रामीण क्षेत्र में है और जो बच गया रेस्ट वो शहरी क्षेत्र में होगा। शहर में कुआं कहाँ, है ना, शहर में तो घर के ऊपर घर 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 केज में रहते हैं भैया हम लोग, है ना। इस गणना के अनुसार सबसे अधिक लगभग 60% तालाब है, दूसरा सर्वाधिक जो है वो टैंक के रूप में है ना, और कृत्रिम ज़्यादा है। कृत्रिम जल स्रोत जो है ये ज़्यादा है, 78% मानव निर्मित है और जो बच गया 28% वो नेचुरल है, जैसे झील हो गया, नदी हो गया, इस प्रकार से, है ना। तो आप जो है इस प्रकार से जल स्रोत का जो है रख लेंगे भैया, है ना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ था, पश्चिम बंगाल में, ये याद रखना है। इसके अलावा जल स्रोत गणना के अनुसार सिर्फ 5 राज्य, प्रमुख 5 राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम, ये 5 जो है आपका घटता क्रम है, अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होगा, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में होगा। देश में सबसे कम जल स्रोत जो है ये सिक्किम राज्य में आकी गई है। वैसे जनसंख्या के अनुसार भी सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की ही है, तो चलिए जनसंख्या ही कम है तो ज़्यादा जल लेके क्या करेगा। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब स्थित है, ये भी इन्होंने पुष्टि की है। जल संरक्षण में जो पहला राज्य दिया गया है, मतलब राज्यों में सबसे पहला स्थान ये महाराष्ट्र को दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जल संरक्षण महाराष्ट्र राज्य में होती है। ठीक है भैया। इसके अलावा देखिए साथी अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ से लोग पढ़ पढ़ के एक्टर वगैरह बनते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो ये 1959 में स्थापित किए गए थे। नसरुद्दीन साहब वगैरह इसी में पढ़े हैं भैया, ओम पुरी वगैरह, है ना। तो ये जो है आपका नेशनल नाट्य विद्यालय ये 1959 में स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में होती है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। सभी उसी प्रकार के संस्था है जैसा आपने क्वेश्चन के बेस में देखा है। लोक कला अकादमी की स्थापना 1954 में होता है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो बाद में राष्ट्रीय संस्थान बन गया, है ना, ये दिल्ली में स्थित है, 1964 में, है ना, इसकी भी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये कुछ है जो आपका लोक कला से जुड़ा हुआ सर्वोच्च संस्था है भारत राष्ट्रीय स्तर पे, उनके बारे में मैंने बताया कि कब किसका गठन हुआ था। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर परसों के दिन बन गए हैं, जो आपको अपडेट करने के लिए ले आया हूं। तो ये है भैया पी श्याम निखिल, इनका नाम है पी श्याम निखिल। इन्होंने भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन के इतिहास रच दिया है। देखिए आपको 81वां, 82वां, 83वां, 84वां और 85वां ये ध्यान देना है, क्योंकि आपको मैच करने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाती है जब आप सीजीएल का एग्जाम देते हो कि 81वां कौन है, 82वां कौन है, 83वां कौन है, 84वां, अब तो 85वां आ गया है। तो कम से कम 6 का 2-3 जरूर याद रखें, 83वां, 84वां, 85वां। देखिए 84वां कौन थे, वैशाली रमेश बाबू जो आर प्रज्ञानंदा की बहन है। 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत थे और 82वें ग्रैंड मास्टर जो है बोफल्ला प्रणीत थे। तो ये तीनों हो गया। अभी आपने 85वां देखा पी, है ना, निखिल, तो इसके प्रकार से 4 याद कर लेंगे। वर्तमान में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के ही हैं लेकिन अमेरिकन नागरिक कहलाएंगे। विश्व में तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अपना डी गुकेश है ना, डोम्मा राजू गुकेश इस प्रकार से नाम है। ठीक है भैया। और अभी आपने देखा ही होगा कि डी गुकेश क्या कारनामा किए हैं और मैंने बताया ही था। देखिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक पुरुष चेस खिलाड़ी को कितने येलो रेटिंग पार करना होता है,
तो 2500 येलो रेटिंग पार करना होता है, और एक महिला खिलाड़ी को शतरंज खेल में 2300 येलिंग रेटिंग पार करना होता है ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब एसएससी बाल के खाल निकाल के क्वेश्चन पूछते हैं तभी काम आएगी। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि येलो रेटिंग शब्द है ना, येलो रेटिंग शब्द का जो इस्तेमाल है ये किस खेल में होता है, तो आप कहते हो जी शतरंज में होता है। शतरंज की संस्था कौन है, FIDE है, FIDE है, ठीक है भाई। एकमात्र भाई बहन की जोड़ी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर की खिताब जीती, आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू। वर्तमान समय में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुकेश, वर्ल्ड में तीसरा, और भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। आई होप आप समझ रहे हैं, वर्ल्ड में ये तीसरा है और लेकिन भारत में पहला है, ठीक है भाई। इसके अलावा रेडियो सक्रियता के दौरान उत्पन्न होने वाले अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक आयनन विभव किस किरण की होती है। देखिए आयनन विभव और भेदन क्षमता बच्चे एक ही समझ लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए आयनन विभव की बात करेंगे तो सबसे अधिक अल्फा किरण की होती है, और अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहते हैं कि जब 82 या उससे अधिक, 81 भी होता है कहीं कहीं, लेकिन आप 82 ऑथेंटिक मान के चलेंगे, 82 या इससे अधिक जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होते हैं तो उसमें अल्फा बीटा गामा कण का उत्सर्जन होने लगता है, इसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और ये जो उत्सर्जन होने वाली घटना है उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। सबसे पहले इसका पता किसने लगाया, तो हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने लगाया। कब लगाया, 1896 में लगाया, ठीक है। रेडियो सक्रियता की मात्रक बेकुरल भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक कहेगा तो क्यूरी भी हो सकता है और रदरफोर्ड भी हो सकता है। आज तक आपके एग्जाम में सिर्फ क्यूरी ही आया है ना एसआई मात्रक में, वैसे बेकुरल भी आता है, मात्रक खाली कहता है तो, ठीक है। तो ये दोनों स्पष्ट करके ध्यान रखेंगे, इनके तीनों मात्रक में नाम आ सकते हैं, रदरफोर्ड, क्यूरी और बेकुरल। रदरफोर्ड का नाम इसलिए आ जाता है दोस्त क्योंकि इन्होंने अल्फा और बीटा कण का जो है पहचान किया था। रेडियोधर्मी किरणों के उत्सर्जन के बाद जो प्राकृतिक पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, सीसा में रूपांतरित हो जाता है ना। रेडियो सक्रियता के घटना के बाद, उत्सर्जन के बाद अंतिम उत्पाद क्या होता है, सीसा। रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किसने किया था, मैडियम कोरी ने। रेडियम काफ़ी महंगा तत्व होते हैं, है ना। रेडियम आप देखे होंगे रोड पर लगा हुआ होता है पट्टी टाइप से, कि अंधेरा पे थोड़ा को लाइट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा चमकता है। इसके अलावा पोलोनियम से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसके सबसे अधिक जो है समस्थानिक होते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम का है 27 होता है। समस्थानिक क्या होता है आप हमसे बेहतर जान रहे होंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। रेडियो धर्मिता का मापन आप किस काउंटर में करते हो, तो गैंगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो एरेन क्यूरी। ये जो है मैडम क्यूरी के ही बेटी और दामाद है, ठीक है भाई। जूलियट, एफ जूलियट और एरेन क्यूरी, पूरे क्यूरी फैमिली जो है विज्ञान के लिए समर्पित है। और आपको पता होगा कि मैडम क्यूरी को दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जब भी आपका मानव यानी सिंथेटिक कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज का पूछेगा तो एरेन क्यूरी या फिर एफ जूलियट का नाम लिखिएगा, न कि हेनरी बेकुरल का। हेनरी बेकुरल जो है ना, वैसे खाली रेडियो सक्रियता पूछेगा, कृत्रिम शब्द नहीं लगाएगा, तब आंसर देना है। इसके अलावा अल्फा और बीटा किरण के उत्सर्जन खोजकर्ता कौन है भैया, रदरफोर्ड। जब अल्फा पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, बीटा पे कौन सा चार्ज निगेटिव चार्ज होती है। गामा किरण की खोजकर्ता बिलार्ड को माना जाता है, ठीक है। और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी ये इस पे न तो प्लस होता है न माइनस होता है, ठीक है। इसके अलावा आयनन विभव की बात करेंगे, जो ये क्वेश्चन का बेस भी था, तो आयनन विभव सीधे चलता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, यानी सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का होता है और सबसे कम गामा का होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव भी इसी क्रम में होता है। अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट की बात करें तो सबसे अधिक अल्फा का होता है, फिर आपका बीटा का होता है और फिर आपका गामा का होता है, ठीक है भाई। तो आपका आयनन विभव या फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट सीधा चलता है, प्लस माइनस कुछ नहीं। और आपका भेदन क्षमता की बात करेगा तो उल्टा हो जाता है, भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा का होता है, उससे कम बीटा का होता है और सबसे कम अल्फा का होता है। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हाँ रुकिए, लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग है, ठीक है भाई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में शुरू ही किया गया था, मात्र 3 ही बार दिया गया है, 22, 23, 24, ठीक है। और 24 वाला अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है आपका लता मंगेशकर अवार्ड, ये महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार का जो है 2023 के लिए सुरेश वाडेकर साहब को दिया
दिया गया है। सुरेश वाडेकर साहब गाना भी गाते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1992 में किया गया था। 2023 के लिए यह पुरस्कार अजय वाडेकर को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 1984 से स्टार्ट किया गया था, यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश के सरकार ने ही शुरू किया था। और इस प्रकार की क्वेश्चन आपका CHSL पूछ चुका है कि लता मंगेशकर पुरस्कार है ना सबसे पहले किसने शुरू किया। अधिकांश बच्चे महाराष्ट्र टिक करके आ गए, दिक्कत में पड़ गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश की 1984, तत्पश्चात 1992 में आपका कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। और फिर लता दीनानाथ मंगेशकर जो एक अलग पुरस्कार है, इसकी शुरुआत अभी हाल में ही हुई है, 2022 में पहली बार दिया गया। नरेंद्र मोदी को पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार आपने देख लिया, महाराष्ट्र भी देता है और मध्य प्रदेश भी देता है। मध्य प्रदेश पहले शुरू करता है, महाराष्ट्र 1992 में उसके बाद शुरू करता है। मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान भी देते हैं। और तानसेन कौन है, ये आप लोग जो है ये कोई पहचान के मोहताज तो है नहीं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 22 में हुआ था, 24 के लिए अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। और बीच वाला जो बचेगा वो आशा भोसले को दिया गया था। और जो पहला था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो तीनों हो गया। इसके अलावा यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा लता मंगेशकर का जन्म की बात करेंगे, 1929 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2022 में हुई थी। लता मंगेशकर के द्वारा गाना जो पहली बार गाया गया था, ये मराठी भाषा में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, है ना। तो कौन से फिल्म में पहली गाना गाया थे जो उनका रिकॉर्ड होकर लोकप्रिय हुआ, तो कितनी हंसाल, ये मराठी भाषा का शब्द है, कितना हंसोगे। ठीक है, इसके अलावा लता मंगेशकर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म की थी, कब, 1974 में, है ना। तो ये लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली गायिका है लता मंगेशकर। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वहाँ पर भी ये मेरे वतन की लोगो जो गाना अपना पॉपुलर है, राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल नहीं कह सकते लेकिन राष्ट्रीय गीत जरूर कह सकते, क्योंकि राष्ट्रीय गीत हमारा ओरिजिनल जो है वो हमारा वंदे मातरम है। लेकिन हम लोग इनको भी राष्ट्रीय गीत कह देते हैं बोलचाल के भाषा में। जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी, है ना, तो उस समय बजाया जाता है, तभी मैं बोल दिया। तो ये मेरे वतन की लोगो गाना भी वहाँ गाए थे अल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जब राज्याभिषेक हो रहा था, अभी जो मर गई 2022 में, है ना, इनकी मृत्यु हो गई महारानी एलिजाबेथ की। इनकी भी मृत्यु 2022 में ही हुई, इसीलिए तो ये मैं यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन रख लिया हूँ। लता मंगेशकर की भी मृत्यु 2022 में हो गई, है ना। लता मंगेशकर भी परफॉर्म की और इनके काजकाल मतलब इनके ताजपोशी में भी परफॉर्म करने एक कलाकार गई थी, तो उनका भी नाम यहाँ पे देखिए। इनका नाम है कुमारी कमला। कुमारी कमला शास्त्रीय नृत्य की कलाकार। इन्होंने 1953 में, है ना, महारानी एलिजाबेथ के जो कोरोनेशन होता है, ताजपोशी होता है, उसमें जाके अपनी परफॉर्म दिखाते हैं। एक दिन में 28 गाना रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान कौन रचा है, कुमार सानू ने रचा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पास्ट में आ चुका है। जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक खेल के अंदर। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। जबकि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि भाई आइस हॉकी में अगर आपको येलो कार्ड दिखा दी गई है ना, तो आपको 5 मिनट के लिए निष्कासित होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फील्ड हॉकी में येलो कार्ड दिखा दिया गया है तो यह सिर्फ एक वार्निंग है, आपको निकलना नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्रिकेट में और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी यानी फील्ड हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में 11 खिलाड़ी होगा, जबकि आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होगा। पोलो में बात करेंगे तो 4 खिलाड़ी होगा, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होगा। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, जबकि रग्बी फुटबॉल में आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में बात करेंगे तो टोटल रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एट अ टाइम 7 खिलाड़ी ही खेल रहे होते हैं। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2024 के उप विजेता कौन है, फिर से सुनेंगे। प्रो कबड्डी लीग 2024 के उप विजेता कौन है, 2 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है ना। इसके अलावा बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल की बात करेंगे तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल की अवधि भी 60 मिनट की होती है। फील्ड हैंडबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। एगो खाली हैंडबॉल होता है, इंडोर गेम होता है। एगो फील्ड हैंडबॉल है जो आउटडोर गेम है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। सेम वैसे ही हॉकी के जैसा भी इसका भी कहानी है, लेकिन आइस हॉकी होता है और एक फील्ड हॉकी होता है। यहाँ पे सिर्फ एक हैंडबॉल होता है और एक फील्ड हैंडबॉल होता है। ठीक है, तो फील्ड हैंडबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और खाली हैंडबॉल कहेगा तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 एक्टिव खिलाड़ी होते हैं, जो 20-20 मिनट के 2 भागों में खेल खेली जाती है, यानी कबड्डी 40 मिनट की खेल होती है। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कामधेनु
कामधेनु चलाया है, जो मवेशी तस्करी पे रोक लगाने के लिए चलाए गए हैं। तो यह चलाया है भैया जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी लिखना होगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा, लिखा भी है। चलिए, तो ये जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाओं में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, है ना, योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, पंचामृत योजना, ये सभी उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख योजना में लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी के अगला एडिशन भी आ गया है अब, तो लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश में चलती है। मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना, सीखो और कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ई स्कूटी योजना, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, हमारी बेटी हमारी मान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में चलती है। आपदा योजना, अम्मा पोखरी योजना, मो जंगल जामी योजना, मो घर योजना, है ना, पहल कार्यक्रम, ये सभी उड़ीसा राज्य में चलाई जाती है। एक आबुआ आवास योजना है जो झारखंड में चलती है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो, जो आपके एसएससी के क्लास 6 नंबर है, 30 में से छठा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, मैं आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा और एग्जाम में क्वेश्चन मिला के दूंगा, जैसा कि आज तक देते आया हूँ। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, मेरे कंटेंट पे भरोसा दिखाते हैं, वो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक मिनिमम शुल्क पे आप ई बुक और ये वाला सीरीज ले लिए तो समझिए एसएससी के एग्जाम में आपका नैया पार, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है भैया।